So good evening everyone. Thank you so much for joining and काफी शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने बोला कि हम लोग करने वाले हैं बिकॉज काफी टाइम से किया नहीं था और टाइम मिलता नहीं है, बट आज थोड़ा टाइम निकाला बिकॉज मुझे लगा कि मार्केट ऐसे टाइम पे जरूर आप लोगों को कुछ जो भी मेरे को जो समझ है जितनी मार्केट की या ग्लोबल मार्केट्स की उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है और हम लोग बाई सेल एडवाइस दे भी सकते हैं, बट क्योंकि उसका ना रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने क्या पब्लिकली बोला और क्या नहीं बोला, और वो बहुत टीडियस टास्क हो जाता है इंडिया का मिला के ग्लोबल का मिला के। तो जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल व्यू है, वो किसी के लिए बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कन्विक्शन कम है उसकी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशनल पर्पज के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हम उसको ट्रैक नहीं रख पाएंगे और फिर उसका फॉलो अप नहीं कर पाएंगे, या किसने क्या लिया किसने बेचा और हमने उस पोजीशन के साथ क्या किया वो ट्रैक रखना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एजुकेशनल पर्पस है। अदरवाइज अगर आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करेंगे, जैसा भी काम करना चाहेंगे, तो शायद आपको आपके प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में होगी। एक और चीज जो लोगों को लगता है कि किसी को ये 100% पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने राकेश जी के साथ बहुत क्लोजली काम किया है और बाकी बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ हमारा थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है, टचवुड विद द गॉड ग्रेस। और मैं आपको बोलूं किसी को नहीं पता होता है 100% की मार्केट क्या करने वाली है। एट ब्रॉडली पता होता है, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में मार्केट कुछ भी कर सकती है। और उसमें प्रोबेबिलिटी जो आप अगर बहुत अच्छे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, आपने बहुत मैक्रो एनालिसिस किया है या आपने बहुत सारा डेटा सेट देखा है, बहुत सारी बैक टेस्टिंग की, तो हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी 65% विन और 35% आप फिर भी गलत जा सकते हैं। लेकिन अगला ट्रेड आपका सही या गलत जाएगा ये किसी को नहीं पता होता है। वो सही चला गया तो बोलेगा हाँ मुझे पता था, बट एग्जैक्टली आप 10 ट्रेड लोगे, 6 सही जाएंगे, 4 आपके गलत जाने ही जाने हैं। ये प्रोबेबिलिटी है, इसको आप नकार ही नहीं सकते। आप कोई भी सिस्टम दुनिया का बना लें, आप जेन स्ट्रीट हो जाए, आप सिटाडेल हो जाए, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनता है। हर ट्रेड में, हर स्टॉक में पैसा नहीं बनता, और ये ऑब्सेशन हर इन्वेस्टर को छोड़ना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर ये सोचता है कि मेरे को हर स्टॉक में पैसा बनना चाहिए या वही एडवाइजर मुझे समझ में आता है जो हर स्टॉक में पैसा बना के दे, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वो भगवान भी नहीं कर सकते। तो आपको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ अटेम्प्ट ये करना चाहिए कि आप जब लूज करें तो आप 20, 30, 40, 50, 60% लूज करें, और जब आप बनाए तो आप 100, 200, 500, 700, 1000% बनाए। एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 20, 30, 40% स्टॉक्स अभी बहुत सारे डाउन है, राइट? तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपकी गलती है या किसी ने आपको, प्रमोटर ने आपके साथ कुछ गलत करा, क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम सेलर के साइड में फेवरेबल है, तो उसकी वजह से वो स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेसेस बंद हो गए हैं या उनकी बैलेंस शीट खत्म हो गई है या उनके फंडामेंटल्स में कोई बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये चीज आप कैविएट रखें। शेयर प्राइस इज इक्वल टू नॉट बिजनेस परफॉर्मेंस। कई बार शेयर प्राइस बहुत ऊपर चले जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि बिजनेस परफॉर्मेंस कंपनी की इंप्रूव हुई है। तो ये दोनों को आपको ना थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पैसे लगे होते हैं, हम लोग काफी सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं, बट रियलिटी है कि हमें एक्चुअली में बिजनेस परफॉर्मेंस देखना चाहिए अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो ये भी एक कैवेट आप ध्यान में रखें कि क्या बिजनेस खराब हो गया क्या, या जो उसका मैंने टैम एस्टिमेट किया था कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो टैम था ही नहीं, वो गलत था। तो वो भी आप देख सकते हो। या आपको लगे कि यार मैंने मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी सोची थी, सोचा था कैश फ्लो अच्छा होगा और सब कुछ अच्छा होगा, बट कैश कन्वर्जन हो ही नहीं रहा, कैश फ्लो आ ही नहीं रहा बिजनेस में, सिर्फ कंपनी पीएनएल मैनेज कर रही है, तो फिर वहां पे आप देख सकते हो। बट अगर ब्रॉडर थीसिस आपका इंटैक्ट है तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे आज भी हो रहे, अगले 3 साल में भी होंगे, अगले 5 साल में भी होंगे, अगले 10 साल में होंगे। मार्केट अभी करेक्ट कर रही है, अगले 5 साल में 2-3 बार और करेक्ट करेगी, अगले 10 साल में 5-6 बार करेक्ट करेगी। ये बिल्कुल सीजनल बिजनेस है। यहाँ पे हमेशा वन साइडेड मार्केट नहीं चलता है। 1 साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, 1.5 साल गिरेगा या साइडवेज रहेगा, एंड दैट्स हाउ द वैल्यूएशन करेक्ट्स। कभी भी मार्केट फेयर वैल्यूड नहीं होते, या तो ओवर, मोस्ट ऑफ द टाइम या तो ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा, राइट? फेयर वैल्यूड एक आप मीडियन आप पकड़ते हो, बट फेयर वैल्यू के आसपास आप खरीदना चालू करते हो और अंडर वैल्यूड तक आप खरीदते जाते हो, और जब ओवर वैल्यूड होता है तो आप थोड़ा थोड़ा बेचते हो, या आप वहां पे नया पैसा नहीं लगाते हो, उसको आप बैलेंस फंड में या एफडी में रखते हो, और जब फिर मार्केट फिर फेयरली वैल्यूड टू अंडर वैल्यूड होता है तो आप इन्वेस्ट करते हो। तो ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज ए इन्वेस्टर आप अच्छा कर पाते हो।
तो ये चीज फ्रेमवर्क आपको ध्यान में रखना, आपको ओवर वैल्यूड मार्केट में बहुत कैपिटल मार्केट में नहीं डालनी है, उतना बस ही आपको मैनेज करना है, और अंडर वैल्यूड में थोड़ा सा हिम्मत करके थोड़ा कैपिटल मार्केट में डालना है, एंड चांसेस आर यू विल बी एबल टू बीट मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो ये चीज आपको एक थंब रूल ध्यान में रखनी है। अब फटाफट बात करते हैं कि इंडिया की मार्केट की, आई थिंक माई वॉइस इज लाउड एंड क्लियर नवनीता। यस सर। ओके, सो अब इंडिया की ना ब्रॉडर वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं कि ब्रॉड इंडाइसेस कहाँ पे है, और उसमें से जो 2-3 सेक्टर्स जो प्रोमिनेंट हैं, क्योंकि सारे सेक्टर आज नहीं कवर कर पाएंगे, चाहे कंजम्पशन और एनर्जी हो, तो मैंने सोचा कि 3 बड़े इंडेक्स जिसमें मोटा मोटी 600-700 स्टॉक कवर हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो की बात करेंगे। तो निफ्टी 100 मींस लार्ज कैप, जो सेबी की क्लासिफिकेशन है उसमें निफ्टी 100 मींस लार्ज कैप के स्टॉक्स आ जाते हैं। अभी उसका जो पीई है वो 19.8 टाइम्स है। इस साल जो उम्मीद कर रहे थे इनिशियली कि 14% की अर्निंग ग्रोथ आएगी, बट क्योंकि क्रूड के प्राइसेस इतने ज्यादा ऊपर चले गए हैं, प्लस थोड़ा बहुत आईटी में भी डिस्ट्रप्शन है, प्लस मिडिल ईस्ट हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कस्टमर भी है, और हम भी उनके बड़े कस्टमर हैं, क्योंकि हम उनसे क्रूड लेते हैं और वो हमसे गुड्स एंड सर्विसेज हम उनको सप्लाई करते हैं, और मिडिल ईस्ट से हमारे को बहुत सारे रेमिटेंसेस भी आते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये 3-6 महीना रुका तो हो सकता है कि इंडिया की जो अर्निंग ग्रोथ, जो हम निफ्टी 100 बास्केट की 13-14% एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 11% पे आ जाए। तो अगर ये 11% पे भी आता है तो ये मान के आप चल सकते हो कि ये इंडेक्स आपको 17.8 टाइम्स पे अवेलेबल है। 17.8 टाइम्स का मतलब हुआ कि एवरेज पी 5 ईयर मीडियन पी क्या है, 22.6। आप बोल सकते हैं सर वो कोविड वाला वैल्यूएशन आप हटा दीजिए और 10 साल पीछे का जाइए, तो 10 साल पीछे का 10 ईयर मीडियन पी है 23 टाइम्स। तो आप 23 के अगेंस्ट में आपको 1 ईयर फॉरवर्ड 17.8 पे मिल रहा है, और ये वापस में कभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 23 होता है, तो मोटा मोटी आपको यहां से आराम से 20-25% का अपसाइड अगले 15 से 18 महीने में आपको निफ्टी में देखने को, निफ्टी 100 या निफ्टी 50 या आप जो भी पकड़ ले, मैं निफ्टी 100 पकड़ रहा हूँ बिकॉज वो लार्ज कैप क्लासिफिकेशन है सेबी का, तो उसके हिसाब से लार्ज कैप फंड निफ्टी 100 को ट्रैक करते हैं, उसके हिसाब से आपको निफ्टी में 20-25% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, बिकॉज 1 ईयर सीएजीआर 4% है, 5 ईयर सीएजीआर निफ्टी का 9.5% है। अब कोई कह सकता है देखो, तो इतनी बड़ी कोविड में रैली हुई है, कोविड के बाद रैली हुई, बट निफ्टी का रिटर्न जो है वो 9.5% ही है, और डॉलर टर्म्स में तो उससे भी बुरा है, मतलब डॉलर टर्म्स में वी आर अराउंड 5%। ठीक है, तो डॉलर टर्म्स में 5% पे अगर रिटर्न पे इंडिया ने डिलीवर किया है, तो एफआईज इंडिया को नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? मतलब हमारे इंडिया के रिटर्न यूएस की बॉन्ड, आज की जो करंट बॉन्ड यील्ड्स है उसके बराबर है, और इतना सारा रेगुलेशंस, इतना सेबी का डॉक्यूमेंटेशन, एफआईआई का रजिस्ट्रेशन, हम लोग ये सोचते हैं कि एफआईआई ने पैसा लगा, अरे एफआईआई को एक बड़ा ऑफिस खोलना पड़ता है, एनालिस्ट रखने पड़ते हैं, कंपनीज ट्रैक करनी पड़ती हैं, उसमें अगर वो एफआईआई का 5,000 करोड़ का यूएम है, तो अगर एक सीआईओ, 2 फंड मैनेजर और 8-10 एनालिस्ट रखे, और एक बढ़िया सा ऑफिस सिंगापुर या कहीं भी दुबई में या यूएस में लिया, तो उसका मतलब आराम से 40-50 करोड़ रुपया साल का खर्च हो जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो जो 1-2% तो एयूएम का खर्चे में चला जाता है, कंप्लायंस कॉस्ट ये वो, 1% 1.5% वहां चला जाता है। तो एक्चुअली में जो 4.5% इंडिया ने या 5% डॉलर टर्म्स में डिलीवर किया है, तो एफआईएस के जेब में अगर सिर्फ उसने निफ्टी 100 स्टॉक्स में लगाया है, लार्ज कैप में लगाया है, तो उसको प्रैक्टिकली कुछ बना नहीं है। और एक चीज और, जो फंड कैसे आता है, हम लोग सोचते हैं कि एक क्लोज एंडेड फंड है कि जिसने 3,000 करोड़ लिया और 2020 में स्टार्ट कर दिया, 2021 में, ऐसा नहीं होता। आप फंड लॉन्च करते हो, आप कंटिन्यूअसली इनफ्लो रिसीव करते हो, ऊपर में भी नीचे में भी। ठीक है, तो वो कई सारे फंड तो 26,000 में भी आके इंडिया में इन्वेस्ट किए होंगे, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम ये है कि उनका तो 20-25% करेंसी प्लस कैपिटल मिला के माइनस है। तो और प्लस गवर्नमेंट ने, और वो जो 5% बना उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस है, राइट? तो गवर्नमेंट के टैक्सेस आप पकड़ लो 12.5% भी अगर पकड़ते हो लॉन्ग टर्म में, तो उनको प्रैक्टिकली दे आर मेकिंग 2.5% पोस्ट फीस, पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट करेंसी, 2.5-3% फ्रॉम द निफ्टी। तो जब इस तरह की रिटर्न आप डिलीवर करते हो, तो एफआईज अगर आपके मार्केट में 5-10 लाख करोड़ का माल बेच देते हैं,
तो आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि एफआईआईज ने इतने गंदे रिटर्न के बाद ओवरऑल पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर टर्म्स लार्ज कैप में, तो आपने प्रीडोमिनेंटली एफआईआईज के पास लार्ज कैप है, तो लार्ज कैप क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसका मैंने आपको आंसर दिया, एंड द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल कि उनका बहुत बड़ा कुछ पैसा बना नहीं है इतने बड़े बुल मार्केट के बाद। और वहीं यूएस में नैस्डैक में आपको 20% की सीएजीआर 18% की सीएजीआर उनको डॉलर टर्म्स में मिल रही है, तो वहां पे उनके लिए ठीक है ऑफ कोर्स। और उस वजह से ही यूएस का मार्केट कैप और यूएस की जीडीपी ऑलमोस्ट 200% पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, सो तो 60 ट्रिलियन का लगभग 61-62 ट्रिलियन का मार्केट कैप यूएस का है अगेंस्ट द 30 ट्रिलियन जीडीपी। तो आप उस तरीके से देखेंगे तो वो 200% पे, हम लोग मोटा मोटी 110, 115, 20% पे है। हैविंग सेड दिस, ये मुझे लगता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसके बीच में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मिस्टेक्स हैं उसको ही आप ये मान सकते हैं कि मैं एकदम बहुत ही आराम से आपको बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट के 100% पॉलिसी मिस्टेक्स हैं कि आप एक आदमी से ये उम्मीद कर रहे हो कि वो 2% बनाए और तो भी इंडिया में वो अपना स्टॉक खड़ा रखे, राइट? तो उसको बेचना ही था। अब एफआईआईज ने पीछे क्या किया कि उन्होंने लार्ज कैप बेचा और मिड कैप और स्मॉल कैप में गए। पिछले अगर आप 2021 से देखेंगे ना तो एफआईआईज ने जो भी सेल नंबर है बट उनकी बाइंग मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप में, और उसमें भी कहां पे थी, मिड स्मॉल 400 में थी उनकी, और उसमें भी कहां थी, मिड 150, जो यानी मिड कैप इंडेक्स 150 में उनके इन्वेस्टमेंट्स थी। तो क्या हुआ कि जो उस इंडेक्स की पी 25-26 पे थी वो 45 टाइम्स तक चली गई, क्योंकि एफआईआईज को वो जो पैसा उन्होंने लार्ज कैप से निकाला था उसका कुछ पोर्शन उनको मिड कैप में डालना था, क्योंकि वो इंडिया से बाहर नहीं बैठना चाह रहे थे, वो इंडिया में चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशनिंग थोड़ी रहे। तो आप देखेंगे तो लास्ट 4-5 साल के डेटा पे तो एफआईआईज का स्टेक एग्रीगेट बेसिस के पे मिड कैप 150 इंडेक्स में काफी ज्यादा बढ़ा, और उसकी वजह से वो पी रेटिंग काफी बड़ी हुई, और वो पी की वजह से ही वो ऑलमोस्ट मतलब 60-70% तो रिटर्न उस इंडेक्स का जो आया इंडेक्स बेसिस पे, वो तो पी एक्सपेंशन की वजह से आया, और 30% जो रिटर्न आया वो आपका मोटा मोटी अर्निंग ग्रोथ की वजह से आया। तो 2023 में जो इंडेक्स 30,000 पे था या 32,000 पे था वो 62,000 पे चला गया, अगर आप मिड कैप 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो 30%, 35% अर्निंग ग्रोथ आई और 60% पी एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि एफआईआईज और ऑफकोर्स डोमेस्टिक पैसा भी काफी जा रहा था, म्यूचुअल फंड का भी पैसा काफी आ रहा था। बट नॉर्मली पी एक्सपेंशन मैंने देखा है, मेरा अपना तजुर्बा है, अगर पी एक्सपेंशन मार्केट में आना होता है तो वी नीड ए फॉरेन कैपिटल। ये मैं अपने ग्लोबल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो नॉर्मली बिड बायर होते हैं, सो वो बिड पे खरीदेंगे, एक बिड डाल देंगे, उस पर वो वेट करेंगे। बट जो प्राइस को ऊपर की तरफ खींचने का काम है, एक रैपिड एक्सपेंशन का काम है, वो ऑफकोर्स एफआईआईज के हाथ में होता है। तो अगर बड़ी पी रेटिंग किसी भी मार्केट में हुई है तो आप देखेंगे तो वो फॉरेन कैपिटल से होती है, डोमेस्टिक कैपिटल से नहीं होती है, थोड़े लार्जर इंडाइसेस में। ऑफकोर्स माइक्रो कैप्स और टाइनी कैप और कचरा कैप में ऑफकोर्स लोकल मनी जाएगा, बट अगर आप इंडिया की टॉप 350 कंपनी, टॉप 250 कंपनीज की बात करें, टॉप लार्ज कैप 100 एंड प्लस मिड कैप, तो उसमें एफआईआईज जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको पी एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में हो सकता है कि डीआईएस थोड़ा सा पी एक्सपेंशन आपको करने में हेल्प कर दे। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोगों ने एफआईआईज को बहुत नाराज किया है, एसटीटी पे बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, ग्लोबली उनपे कोई कहीं टैक्स लगता नहीं है। अब इसका एक ही तरीका है इसको रिवर्स करने का कि एफआईआईज पे आगे पीछे करके, आप सॉरी मैं आप लोगों को किसी को बुरा भी लग सकता है कि डोमेस्टिक वालों को क्यों ना माफ करें, हो सकता है, देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर एफआईआईज ऐसे भी आते हैं ना तो आपका मार्केट बढ़ जाएगा, तो आप गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स दे भी दोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपको तो मेन है कि यार जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक ये मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली ऊपर नहीं जाएगा, ये बहुत क्लियर है, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न्स या तो इंप्रूव होने पड़ेंगे और उसके लिए या तो आपकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत इंप्रूव हो जाए, आप 20-17-18% की अर्निंग ग्रोथ दिखाने लगो, जो कि करंट जो पॉलिसीज मेजर्स हैं गवर्नमेंट के उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दोनों गवर्नमेंट की मैं बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट
या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके जो पॉलिसी एक्शंस हैं, जो फ्रीबीज की तरफ उनका स्टैंड है, उससे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की जीडीपी 7% से 9 या 10 हो जाएगी। तो उस चीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमें मॉडरेट मींस 13-14% की सीएजीआर की एक्सपेक्टेशन हमारे को लार्ज कैप इंडेक्स से रखनी चाहिए, मतलब निफ्टी 100 से रखनी चाहिए। मिड कैप्स में कुछ अच्छी कंपनी आप थोड़ा होमवर्क कर लेंगे तो 17-18% की रिटर्न आप 18-20% तक भी जा सकते हैं। और माइक्रो कैप में प्योर स्टॉक स्पेसिफिक है, तो माइक्रो कैप में अच्छी सिचुएशन क्या हुई है कि ऊपर से जो पी है, अब निफ्टी माइक्रो कैप 250 का 10 साल की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है कि 10 साल पहले जो 500 कंपनी से बाहर कंपनीज थी उनको मैंने माइक्रो कैप कंसिडर करके एक 10 साल की हिस्ट्री ली है। तो ये मोटा मोटी 29-28 टाइम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो उससे अभी वो 23 टाइम्स पे आ गए हैं। 1 ईयर फॉरवर्ड मोटा मोटी 25.5 टाइम्स 20 टाइम्स पे है। तो यहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी है, और यहां पे हो सकता है क्योंकि एक्चुअली हम इंडेक्स बेसिस पे देख रहे हैं कि 20 टाइम्स पे है। इंडेक्स ऊपर से आई थिंक 26,500 से अभी मतलब मोटा मोटी 7,000 पॉइंट्स करेक्ट हुआ है माइक्रो कैप इंडेक्स, जो कि लगभग 25-26% का फॉल है, 26% 25% का फॉल है इंडेक्स में। बट स्टॉक्स मोटा मोटी 40 से 60% भी करेक्ट हुए हैं, बहुत सारे 40-60%। तो अगर ये स्टॉक्स, कई बार क्या होगा कि इंडेक्स थोड़ा स्लो भी चलेगा, बट बहुत सारे स्टॉक्स हो सकता है कि 27 मार्च के बाद आपको रैपिड रिकवरी दिखाए। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहां पे माइक्रो कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है स्मॉल कैप में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा साइडवेज रह सकता है, मीन्स 23,200 है तो ऊपर में 26,000, नीचे में 22,700-600, सो 22,600 टू 26,000 के रेंज में निफ्टी थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है जुलाई अगस्त तक, और उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आए और हम लोग 28,000 की तरफ जाने की कोशिश करें। निफ्टी का व्यू ये है। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़े वैल्यूएशन प्रीमियम है अभी भी। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो मिड कैप, सिर्फ मिड कैप 150 आई थिंक 30 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। वो डेटा भी मैंने लिया नहीं है, मुझे देखना पड़ा। 30 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, बट वहां पे अर्निंग ग्रोथ मोटा मोटी 18-20% की है, तो वो 1.5 टाइम्स पेग पे है, एंड फॉरवर्ड पेग तो और भी कम हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से अगर है तो अब कोई बोल सकता है कि सर पेग 1.5 से कम होना, 1 से कम होना चाहिए तो अंडर वैल्यूड है। बिल्कुल ठीक बात है, बट वो किताबें जो आप पढ़ रहे हो वो 1980 में लिखी गई थी, और तब इंटरेस्ट रेट पता है आपको कितना होता था? 14-15%। तो 15% का आपको जो फिक्स इनकम में मिल रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट में 15% के लिए क्यों पैसा डालोगे, राइट? यूएस में भी इंटरेस्ट रेट काफी हाई होते थे उस समय। तो ये जो 1.5 1.7 पेग पे भी अगर स्टॉक आप खरीदते हो, और करंट इंटरेस्ट रिजीम में जो करंट इंटरेस्ट रेट ग्लोबली चल रहा है उसमें आप पैसा बना ले जाते हो, ऐसा देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेग 1.1 से नीचे ही हुआ तो ही अंडर वैल्यूड है। आप 1.5 के आसपास आ गया तो अगर आप खरीदना चालू करोगे तो यू एंड अप मेकिंग मनी। आइडियल है कि 1 के नीचे हो, बट मिलता नहीं है जनरली। वो आपको 10 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी वैसे मिलेगी, या 5 साल 6 साल में कोविड जैसी कोई सिचुएशन हो गई तो लेस देन 1 पे पूरा इंडेक्स मिलेगा। स्टॉक्स ऑफकोर्स मिल सकते हैं अगर आप वैल्यू हंटर हो और आपकी मतलब आई साइट बहुत स्ट्रांग है और आप देख पाते हो और आप कंटिन्यूअस स्कैनिंग में हो, तो कुछ स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 साल का व्यू क्या है निफ्टी का? धीरे धीरे करके निफ्टी 28,000 होनी चाहिए, और निफ्टी में 15-17% 18% का रिटर्न आराम से, उससे थोड़ा ज्यादा भी बन सकता है। मतलब मैं 15% का रिटर्न 24,000 से गिन रहा हूं, तो मोटा मोटी आप पकड़े तो 3600 पॉइंट्स होता है, तो 27,600 का भाव बनता है। मैं 24,000 को एक बेस मान रहा हूं। अभी मेरे को लगता है कि निफ्टी अपने जो मेन बेस है उससे 3% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, तो अब 18% निफ्टी में भी बन सकता है 1 साल में। तो फरवरी, अगले साल फरवरी मार्च में निफ्टी हो सकता है 28,500 हो, मतलब 18% का रिटर्न आपको मिल जाए। माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हो सकता है आपको 22 से 25% मिल जाए, बिकॉज वो भी थोड़ा अपने मीन से, या जो अपने मीन जो आप अगर 5 ईयर एवरेज या उससे देखें तो थोड़ा डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मिड स्मॉल कैप का 10 ईयर एवरेज 31 टाइम्स है,
5 ईयर एवरेज 30 टाइम्स है, तो अपने मीन से नीचे है। अगर ये मीन की तरफ भी बढ़ते हैं, मैं प्रीमियम वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी आपके पास जो अर्निंग ग्रोथ आने वाली है 18-20% की, और प्लस 7-8% अपने मीन से नीचे ट्रेड करें तो 26-27% बन सकता है। अगर आप अच्छे स्टॉक भी करें तो आप ज्यादा बना ले जाएंगे। निफ्टी माइक्रो कैप में ऑफ कोर्स ये डेटा सैक्रोसेंट नहीं है, एग्जैक्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स आई थिंक 2022 या 2023 में एग्जिस्टेंस में आया है, जो एक्सचेंज के हिसाब से, बट मैंने पुराना डेटा पिक करके और ये प्लॉट करने की कोशिश की है। उसमें आप 28-29 टाइम्स पे भी अगर पी वापस जाती है, 28 टाइम पे भी हम जाते हैं, तो सिर्फ पी के बेसिस पे मोटा मोटा 20-22% की रिटर्न बन जाएंगे, और अगर 12-13% की भी अर्निंग ग्रोथ आती है तो 32-33% का रिटर्न बन सकता है माइक्रो कैप 250 में, प्रोवाइडेड कि आपके पास वो स्टमक है वॉलेटिलिटी हैंडल करने की। तो वो आपको ध्यान में रखना। अब क्विकली आते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक पे एकदम क्लियर कट केस है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे ना, अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे डिटेल में, तो वो रिटर्न दिख रहा है कि इस साल 1 साल में 11% का रिटर्न है, बट आपको सिर्फ एक स्टॉक निकालना है एसबीआई, और उसके बाद देखना है कि रिटर्न क्या है। दूसरा, ये निफ्टी की बैंक निफ्टी की पी क्यों आपको, या थोड़ी प्राइस टू बुक है, मतलब थोड़ी अभी भी 1.8 दिख रही है, मेरे हिसाब से 1.7 या 1.65 आ जाएगी जैसे ही इंडसिंड बैंक प्रॉफिटेबल होगा, और क्योंकि इंडसिंड बैंक ने पिछले साल काफी बड़े लॉसेस रिपोर्ट किए, तो अगर ये इंडसिंड बैंक के जो अगर टर्न अराउंड होता है, तो बैंक निफ्टी की पी और सस्ती हो जाएगी और प्राइस टू बुक भी और कम हो जाएगा, और काफी डिस्काउंट पे भी है। और अगर आप एसबीआई का को माइनस कर दें, सो एसबीआई ने आई थिंक पिछले साल 35-40% का रिटर्न, मतलब लास्ट 1 ईयर में दिया है, दैट वी नीड टू सी। बट हमारे पास भी था आई थिंक 700 या 800, 700 से था, एंड आई थिंक वी एग्जिटेड अर्ली 20-30% बना के, बट आई थिंक वो है, उसमें उसमें बड़ा रिटर्न बना है लोगों को, तो 40% भी हो सकता है, वी नीड टू चेक। तो अगर उसको आप माइनस कर दें तो बैंक निफ्टी प्रैक्टिकली फ्लैट है, और एसबीआई का ठीक ठाक वेटेज है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी 1 ईयर में आई थिंक फेडरल बैंक, ये और करूर वैश्य बैंक, ये 3-4 जो मतलब थोड़े से जिन्होंने ठीक, बाकी पीएसयूज ने रिटर्न दिया, कैन बैंक या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा या आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने रिटर्न दिया, बट उनका वेटेज उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। वेटेज में एक एसबीआई बड़ा है और उसने रिटर्न दिया है आपको, अगर उसको माइनस कर देंगे तो बैंक निफ्टी भी फ्लैट है 1 ईयर में, और 14 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक मोटा मोटी 1.8 टाइम्स है, 1 ईयर फॉरवर्ड 1.7 है। कोविड के टाइम पे मैंने ट्वीट किया, आई थिंक 1.6 था। तो प्रैक्टिकली बैंक निफ्टी आपको कोविड के वैल्यूएशन या उसे थोड़े प्रीमियम पे मिल रही है। तो ये एक इंडेक्स दिखता है जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब लो, अभी थोड़ा वॉलेटिलिटी होगी क्योंकि हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और करेंसी वीक है। तो आपको पता ही होगा कि करेंसी वीक होगी तो बॉन्ड यील्ड्स आपके थोड़े ऊपर जाएंगे, या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड्स आपके ऊपर जाएंगे, और उसकी वजह से इन बैंकों के पास बॉन्ड का काफी बड़ा पोर्टफोलियो होता है। पीएसयूज के पास भी, पीएसयू ज्यादा करेक्ट करेंगे, और प्राइवेट वालों के पास भी थोड़ा बहुत होता है, तो करेंसी में प्रेशर आता है तो बैंक थोड़े गिरते हैं। एंड सेकंड, बैंक के साथ और प्रॉब्लम है ना, एक कोटक बैंक को छोड़ दो तो आज तक, और एक बंधन बैंक क्योंकि न्यूली लिस्टेड है तो अभी प्रमोटर को 40% पे रखा हुआ है, बट उस पर भी प्रेशर है कि आपको डायलूट करना है, तो बैंकों में कोई प्रमोटर होता नहीं है। और इस तरह के पैनिक मार्केट में ना आपको प्रमोटर चाहिए होता है जो आके अपने स्टॉक प्राइस को डिफेंड कर पाए। तो आपको अगर पैनिक से डर लगता है तो आप मार्केट को स्टेबल होने दें, तब आप बैंक्स में देख सकते हैं, क्योंकि बैंक्स में प्रमोटर की बाइंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है। और ऐसे मार्केट में थोड़ा बहुत आपको प्रमोटर का हैंड, थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा, तो आप थोड़ा शेयर्स को, स्टॉक को स्टेबलाइज कर पाएंगे। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कोई भी ग्लोबल पैनिक होती होगी तो आपको दिखता होगा ये बैंक निफ्टी ज्यादा गिरी हो, क्यों? क्योंकि प्रमोटर ही नहीं है उधर, और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स ग्रीन में भी आ जाते हैं जिनमें प्रमोटर बहुत एक्टिव होता है, या 75% पे प्रमोटर बैठा होता है। तो ये चीज है, जब आप इन्वेस्ट करें तो आप जरूर ध्यान में रखें कि 100% बैंकिंग, मतलब अगर बैंकिंग का वेटेज 35% या 33% है तो आप बैंकिंग 20% रख सकते हैं। आप 33% जाएंगे और ग्लोबल पैनिक है या ग्लोबली आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बैंक आप कम करके भी जा सकते हैं। निफ्टी आईटी की वैल्यूएशन बहुत नॉइज है, हमारे पास 4% का एलोकेशन है, बट मैं आगे पीछे करके इसमें 20 टाइम्स पे हम ट्रेड कर रहे हैं। 25 मेरे मॉडल के हिसाब से आईटी इंडेक्स 25% तो सिंपली रैली करना चाहिए, 25% का सिंपल स्ट्रेट अवे रैली है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिकॉज देखो मैं आपको बता रहा हूं,
जितना भी, बिकॉज मैं यूएस मार्केट को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ और काफी मतलब काफी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, एआई की जितनी भी कंपनीज हैं उनको प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लगेगा। ये जो इस तरीके से एक एक बिजनेसेस और एक एक सेक्टर को ये लोग डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसके बाद भी इनका प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि इस साल $50 बिलियन भी होगा। एनवीडिया को आप आईटी कंपनीज में एआई की कंपनी मत गिने, या इसको अपना एएमडी को ना गिने, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैं, ये लोग तो जीपीयूज प्रोवाइड कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं एआई कंपनीज को, जो एलएलएम्स हैं उनको। बट एलएलएम्स या जो क्लाउड है, एंथ्रोपिक है, इन सबको पैसा बनाने में अभी बहुत टाइम जाएगा। और जहां तक मेरे को लगता है कि कोई भी आईटी इंजीनियर है वो एआई टूल्स का बेहतर इस्तेमाल करके और इन कंपनियों को कॉस्ट को बचा पाएगा, रादर देन कि आप और मेरे जैसे लोग जो नॉन टेक्निकल लोग हैं। तो आईटी इंजीनियर्स की तो आईटी वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और सेकेंड चीज मुझे क्या लगता है कि अगर जिस हिसाब से हेड काउंट कम हो रहे हैं, तो ये कंपनियां रियल एस्टेट के जो इनके बड़े बड़े कैंपसेस होते थे जहां पे इनको 1000 सीट 2000 सीट लेनी पड़ती थी, वहां पे ये 300 200 सीट से भी काम कर सकते हैं। तो इनकी मैन पावर कॉस्ट भी कम हो जाएगी और उसके अलावा इनकी जो रेंटल कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि 1 या 2 साल के लिए आपको टॉप लाइन ग्रोथ ना दिखे, बट मुझे बॉटम लाइन पे कुछ बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखता है। बॉटम लाइन मोटा माटी मेंटेन हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं आने वाला। और 20 टाइम्स पे मुझे नहीं लगता कि यहां से बहुत कुछ खोने को है। उसमें ऑफकोर्स आपको थोड़ा नीचे जाकर स्टॉक वाइज देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। अब आते हैं निफ्टी फार्मा में। निफ्टी फार्मा में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है। जीएलपी 1 को लेकर काफी डेवलपमेंट है और मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को लेकर इंडिया कैसे परफॉर्म करता है देखने वाली बात होगी। बट एक फियर ये है कि ये इसमें मार्जिन क्या होगा लोगों का, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, काफी क्राउडेड हो गया है मार्केट, तो फेयरली वैल्यूड है। बट इसमें कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जिनमें हमने अभी रिसेंटली अपने एफटीडी ग्रुप वगैरह में खरीदा है, तो वहां पे मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके अलावा और भी हैं जो हमने नहीं खरीदा, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं। निफ्टी ऑटो में जो 2-3 बड़े वाले स्टॉक्स हैं वो काफी करेक्ट हो गए हैं, फेयरली वैल्यूड है। तो यानी यहाँ पे फेयरली वैल्यूड का मतलब ये नहीं था कि नहीं खरीदे। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको फार्मा 8% लेना था तो आप 4-5% ले सकते हैं, आपको अगर ऑटो 10% लेना था तो आप 4-5% ले सकते हैं, और आपको आईटी 5% लेना था तो आप 8% ले सकते हैं, बैंक निफ्टी आपको 15% लेना था तो आप 25% ले सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कॉन्स्ट्रक्ट योर पोर्टफोलियो एंड यू एंड अप मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ओवर द पीरियड ऑफ 12 to 18 months। मैं कोई 5 साल 10 साल का आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इफ यू हैव a view of 12 to 18 months, chances are you will be end up making some money from Indian stock market। तो having said this, आई एम एक्सपेक्टिंग, आप लोगों को लगेगा कि मैं थोड़ा सा ड्रीमी सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की काफी ज्यादा ही मतलब मतलब काफी क्रैशिंग हो गई है। और ये सब सोशल मीडिया पे बोलना ठीक नहीं रहता, हम लोग के लिए भी रिस्की रहता है, बट उनको भी पता है कि उन लोगों ने जो कैपिटल मार्केट के साथ किया है और लोगों का गुस्सा है, वो सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ कि लोग गुस्से में हैं, उनको भी पता है। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से निकल रही है, किसी के मुंह से निकल रही है, और शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आप लोग ना ये कैपिटल गेन टैक्स एफआईआईज के उससे निकलते हुए देखें। शायद आप लोगों को, मेरे को कोई रिलीफ ना मिले, बट एफआईआईज को आगे पीछे, ये अनपॉपुलर ओपिनियन है, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, बट जो मुझे प्रैक्टिकली दिख रहा है कि उनको एफआईआईज को तो रिलीफ देना ही पड़ेगा, नहीं तो करेंसी की तो बैंड बच गई है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की बैंड बज रही है, और इतना पैसा बाहर निकल रहा है ना कि दे विल, एंड वी नीड फॉरेन कैपिटल। अदरवाइज हम लोग आर&डी पे, टेक्नोलॉजी में इतने वीक हैं, और हम लोग कैपिटल स्टार्व कंट्री है, हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, हमें अगर आर&डी में बड़ा करना है, हमें एआई में कुछ बड़ा करना है, हमें टेक्नोलॉजी में बड़ा करना है। और ग्लोबली एफआईआईज को कोई भी कंट्रीज टैक्स नहीं करती है, ठीक है। जो हम लोग यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, 0 टैक्स है, राइट। तो आप इस चीज को समझें कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, यूएस नहीं टैक्स करता है कोई भी फॉरेन पैसा आदमी वहां पे डालता है उसके मार्केट में, यूएस 1 रुपया नहीं लेता आपसे, उनका एसटीटी भी नहीं है कुछ, वो ब्रोकर कुछ फीस लेते हैं और शायद बिल्कुल एक छोटा सा मार्जिनल, वो आपको नोटिस भी नहीं आएगा, जैसे $1 पर ट्रांजेक्शन लेते हैं, आपने 10 करोड़ का माल लिया तो भी $1 लेते हैं आईबी केयर वगैरह,
उसमें कुछ वो पॉइंट कुछ एक्सचेंज क्लियरिंग चार्जेस ऐसा कुछ करके थोड़ा बहुत लेते हैं, मतलब विच इज वेरी वेरी चीप। तो लास्ट में तो आदमी ये देखता ना कि यार ठीक है परसेंटेज या इंडेक्स वाइज नहीं, पोस्ट टैक्स, पोस्ट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, पोस्ट करेंसी मुझे क्या बना। और आपको अगर इंडिया में फॉरेन कैपिटल चाहिए तो आपको फॉरेन मार्केट से कंपीट करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है और हम तो यही लेंगे, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। वो इंडिया की पब्लिक थोड़ी है, उनके पास फ्रीडम है, उनके पास 25 मार्केट है, सो दे कैन गो टू द अदर मार्केट्स आल्सो। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। अब थोड़ा चार्ट पे आ जाते हैं क्विकली, बिकॉज हमने फंडामेंटल्स की काफी बातें कर ली। और हाँ, थोड़ा सा 2 मिनट ईरान पे। तो देखो मैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिकॉज मेरे पैसे काफी लगे होते हैं, तो मैं काफी, जैसे बहुत लोगों को लगा कि मैंने एक लाइन का ट्वीट कर दिया कि ऐसा मुझे लग रहा है, उस एक लाइन के ट्वीट के पीछे मैंने कम से कम आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करी होगी, और उसके बाद मैंने टेक्निकल फंडामेंटल्स जो भी डेटा पॉइंट्स है मैक्रो वो सब देख के उसके बाद एक लाइन में उसको लिखा है। जैसे मैं कोई एक चार्ट पोस्ट करता हूं तो उसके पीछे रीजन सिर्फ चार्ट, तो मैं मतलब आप समझो मेरे पूरी स्टडी में 10% भी नहीं है। वो मेरे लिए इजी है कि मैं चार्ट पोस्ट करके बोल दूं कि निफ्टी का सपोर्ट 22,500, बट मैं टेक्निकली उसको नहीं बोल रहा हूँ। टेक्निकली ऑफ कोर्स एक पैरामीटर हो सकता है, मैं 10 चीजें देख रहा हूँ, मैं क्रूड की वैल्यू देख रहा हूँ, मैं करेंसी की वैल्यू देख रहा हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले आउट हो रहे हैं और कितना डाउन साइड एक्सपेक्टेड है, उसके बेसिस पे निफ्टी कहां तक आ सकती है, उसके बाद मैं आपको एक रेंज दे रहा हूं। ठीक है, सो आई सी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज सीरियस पैसे लगे होते, कुछ छोटे मोटे पैसे नहीं लगे होते, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बोलता हूं। और उसमें भी क्या होता है, आप कोई भी, जैसे मैं आपको बताता हूं, तो मैं अभी था कहीं बाहर में, इंडिया से बाहर, तो एक सिटाडेल के ट्रेडर है, वो काफी बड़े ट्रेडर है, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि प्रकाश हमारा बहुत बढ़िया मंथ होता है ना, उसमें भी, मैं डिस्क्रिप्शनरी साइड में बोल रहा हूँ, एक तो उनका मार्केट मेकिंग का या मार्केट मैचिंग का बिजनेस है, और एक उनका डायरेक्शनल ट्रेडिंग प्लस मीन रिवर्टिंग का। बोले कि बहुत बढ़िया मंथ में भी आर स्ट्राइक रेट इज नॉट मोर देन 60-65%। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास मतलब they have the billions of dollars to deploy, and they have billions and billions of money lying in their account to put in software या strategies and everything, और उन भी 60-65% से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाते। तो ये आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप कुछ भी करें तो उसमें एक चीज जरूर ध्यान में रखें कि आप ऑब्सेस्ड ना हो कि आपको हर ट्रेड में पैसा बनना है और हर जगह आपको पैसा बनना है। जब मार्केट आपको देगी ना, तो प्रॉब्लम क्या होगी हम लोग के साथ, मैं इस रैली में भी आपको बता रहा हूं, प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे ही आप किसी स्टॉक में 30-40% ऊपर होंगे आप उसको बेच देंगे, और वही नहीं करना है आपको, क्योंकि वो 300% भी आपको दे सकता है, और वो पीछे जो आपने 20-20% के 5 गलत ट्रेड किए ना, वो सिंगल एक स्टॉक आपके 10-15 लूजर को कॉम्पनसेट करके कुछ एडिशनल रिटर्न आपके कैपिटल पे जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो आपको जो अगर गलती से कोई विनर, बड़ा विनर हाथ में लगा कि नहीं ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसकी अर्निंग्स आ रही हैं, अर्निंग ग्रोथ मैंने उम्मीद की थी कि 15% आएगी और 20% से कंपाउंड कर रहा है, मैनेजमेंट भी 25-30% की गाइडेंस दे रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि ये थीम चलेगा, तो फिर उसमें बैठ जाओ आप, उसको फिर जल्दी में मत बेचो, एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी। ठीक है, तो आपके पास लूजर्स आने ही आने हैं, आपको ये देखना है कि जो विनर आया उसको आपने कैसे हैंडल किया और उसको कैसे मैनेज किया, दैट यू नीड टू सी। सो अब बात करते हैं क्विकली निफ्टी की। तो देखो निफ्टी में क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो मोटा माटी अब निफ्टी में देखें तो इफी, एक मिनट इसको मैं हाइड कर देता हूं। अब देखें तो मोटा मोटी निफ्टी में 18 महीने का रिटर्न, 15 महीने का रिटर्न, ऑलमोस्ट 18 से 20 महीने का रिटर्न, ऑलमोस्ट 20 मंथ्स का रिटर्न जीरो हो चुका है। तो आप कभी भी जाके पास में देखेंगे तो जब भी 20 मंथ्स के रिटर्न जीरो है, एक्सेप्ट कोविड में भी 20 महीने का जो रिटर्न जीरो हुआ था, तो 2-3 हफ्ते के लिए और नीचे गया। कोविड में तो सिर्फ 4 हफ्ते के बाद तो मार्केट रिकवर हो गई। तो कई लोग मेरे से बोलते हैं सर 19,000 आ सकता है क्या। मैंने कोविड में, मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने 12,500 की निफ्टी में 11,000 पे निकला, 11-12% नीचे में निकला,
मैंने जो मेरे मतलब ऊपर से ऐसा नहीं कोई लॉस था, बट ऊपर से मेरा प्रॉफिट काफी उड़ गया, मैं निकला, क्योंकि मुझे दिख रहा था चाइना वाइना में, तो पहली बार शायद मैं कोई बड़े क्रैश में थोड़ा जल्दी निकल गया। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्रैशेस में मैं बीच में ही होता हूँ, क्रैश में फंसा ही होता हूँ और उसको मैनेज कर रहा होता हूँ, चाहे वो 2008 का क्रैश हो, चाहे वो 2013 का क्रैश हो। 2013 में उतना बड़ा क्रैश नहीं था, बट 2016 का क्रैश, उसमें भी मैं बीच में ही था। तो मोस्ट ऑफ द क्रैशेस में मैं मिडिल में रहा हूं, और मैंने देखा है कि मैं बड़े आराम से मैनेज कर लेता हूं। रीजन भी कि मैं बहुत ज्यादा लिवरेज करता नहीं, मतलब बहुत एक्सट्रीम पैनिक होगा तो मैं थोड़ा लिवरेज करता हूं, जैसे मैंने कोविड में किया था 7500 पे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैंने 7500 में एक ही दिन में आई थिंक काफी स्टॉक लिए थे, और मैंने ट्विटर पे वो शायद फर्स्ट टाइम मैंने अपने जो ब्रोकर टर्मिनल है उसका स्क्रीनशॉट डाला था कि मैंने ये स्टॉक लिए हैं। तो उसके बाद मैंने कभी डाला नहीं। तो आपको मैं बता रहा हूं, तो इसमें क्या होगा कि 19,000 आए या 20,000 आए, क्या वो 20,000 पे रुके रहेगी क्या? तो आंसर इज नो नो नो। वो मार्केट का फेयर वैल्यू नहीं है। मार्केट कोशिश करेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फेयर वैल्यू जाने की। पैनिक में कोई भी रेट छप सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बहुत लोगों का है कि 19,000 आ जाएगी क्या। देखो ये वीकली चार्ट है, सिंपल सा, 1 2 3 4 4। कोविड के टाइम पे निफ्टी सिर्फ 4 वीक गिरी। 4 वीक में कितना पॉइंट गिरी? 5,000 पॉइंट्स। और 4 वीक ही गिरी, और उसके बाद 7 8 वीक में कहां पे आ गई? 10,200। तो किसी ने कुछ भी नहीं किया इस पूरे पीरियड में, सिर्फ 3 महीने बाद आके देखा और 12,000 पे भी लिया हो, तो उसका लॉस कितना रह गया? ओनली 12 13%। अगर 12 वीक किसी ने मार्केट ओपन नहीं किया तो उसको कोविड में कितना लॉस हुआ? 12% मात्र। अगर वो कोई माल लेके 12,000 की टॉप की निफ्टी में आइलैंड पे घूमने चला गया जहां पे कुछ भी नहीं था, तो 12 14 वीक बाद उसको 10% का लॉस नजर आया। और जिसने लिवरेज किया या जिसने पैनिक किया वो 50% 40% के लॉस में निकले। अब आप ये बताओ कि पूरी दुनिया बंद थी, पूरा वर्ल्ड बंद था, सारे बिजनेसेस, मारुति के प्लांट बंद थे, सब कुछ बंद था, उसके बाद भी मार्केट 15 18 वीक में रिकवर हो गया। ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्रूड $100 हो गया है तो आप नहीं यहां पे जुड़े हो, या कंपनियों ने काम करना बंद किया है, या फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, या सब कुछ बंद हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं हो, ग्लोबली सब कुछ स्मूथ चल रहा है। ऑफ कोर्स क्या इंपैक्ट आएगा? 10 20% की अर्निंग ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा, और उसको मार्केट ऑलरेडी मोटा माटी प्राइस कर चुका है। आप देखेंगे तो मोटा मोटी जब से ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ, ऑन एन एवरेज स्टॉक्स में 10 15% का फॉल है। तो हम लोग भी यही करें कि 14% की अर्निंग ग्रोथ 11% रहेगी। बट 1 या 2 क्वार्टर या 1 साल की अर्निंग ग्रोथ से स्टॉक की वैल्यू नहीं डिसाइड होती है, क्योंकि ये कंपनियां 10 20 25 साल और काम करेंगी। तो 25 साल काम करेंगी मतलब 100 क्वार्टर काम करेंगी। 100 क्वार्टर में 2 क्वार्टर अगर किसी कंपनी का खराब हो जाए तो उसका स्टॉक प्राइस 50% नहीं गिरना चाहिए। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी जिंदगी में अगर आपको 50 साल काम करना है या 40 साल का आपका करियर है, 1 या 2 साल आपके खराब हो जाते हैं तो आपको, आप अपने आप को लूजर नहीं समझने लग जाते हैं, या आप अपने आप को ये नहीं सोचते कि आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे या आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि आफ्टर 5 6 गुड ईयर्स, 1 2 साल आपको आपकी बिना गलती के भी झटके लग सकते हैं। तो इंडिया की कोई बड़ी गलती नहीं है जो क्रूड का झटका है, लोग प्रिपेयर नहीं थे, गवर्नमेंट भी प्रिपेयर नहीं थी, जब 10 15 दिन का रिजर्व था और उसका झटका लगा है। बट दे विल लर्न फ्रॉम दिस एंड होपफुली दे विल करेक्ट इट। तो अगर कोई कंपनी आपको लगता है कि 10 साल भी काम करेगी या 5 साल भी काम करेगी, तो उसके पास 20 क्वार्टर है, अगर उसके 2 क्वार्टर खराब भी हो गए तो उसका शेयर प्राइस 50% नीचे नहीं जाना चाहिए। लॉजिकली यही है। मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ तो, यानी मार्केट नीचे भी गई, हो सकता है चली जाए और कोई पंडित आके बोल दे एस्ट्रोलॉजर कि ये होना था और हो गया, जबकि बकवास है। एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में कभी काम नहीं करती। अदरवाइज नहीं तो एस्ट्रोलॉजर जो होते वो जेपी मॉर्गन और उनके बोर्ड में बैठे होते और वही लोग ग्लोबल मार्केट चलाते। आपको लगता है जेपी मॉर्गन के पास कोई एस्ट्रोलॉजर है ट्रेडिंग डेस्क पे? सिटाडेल के पास कोई एस्ट्रोलॉजर है? गोल्डमैन सैक्स के पास कोई एस्ट्रोलॉजर है जो मार्केट डिसाइड कर रहा है?
तो हम लोग इंडिया में ही क्यों ये सब फालतू की बकवास की बाजी करने लगते हैं? और अगर वो एस्ट्रोलॉजर इतना ही बड़ा है तो वो 200 500 1000 रुपए का काम क्यों करेगा बेचारा? यानी उसको खुद ही नहीं पता होता है, तो उस सब बकवास की बातें। अब आते हैं कि 2008 में क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि 2008 में आपको समझना कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। सो अब बात करते हैं उस समय 2008 में क्या हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। ये मतलब लाइक वो डिप्रेशन जैसे जो यूएस में हुआ था उससे थोड़ा कम खराब था, बट बहुत खराब था। निफ्टी 66% गिरे थे। कितना? 66%। 63 या 6400 वाली निफ्टी कितनी आ गई थी? 2260 के आसपास। ठीक है, 66% निफ्टी में फॉल हुआ रफली, या 60% आप एक राउंड नंबर पकड़ लें। आपने कुछ नहीं किया, इतना बड़ा फॉल हुआ, इतना बड़ा फॉल हुआ, और मैं एज्यूम करता हूं कि आप यहीं पर आपने लिया और यहीं पे आपकी नौकरी भी चली गई। तो मैंने क्या एज्यूम किया, यहीं पे आपने फाइनल, आप स्टॉक मार्केट में उसके पहले आपके पास कोई डीमैट नहीं था, आपने कोई पैसे नहीं बनाया, आपने 6200 पे आए और आपने उस दिन डीमैट खोला और उसी दिन आपने, आपके पास 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ रुपए आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए। ठीक है, उसके बाद आपकी नौकरी चली गई, आपके घर की सारी सेविंग्स चली गई, आपके पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप समहाउ मैनेज कर पाए और आपने माल नहीं बेचा और आपने माल रख लिया। और लेकिन आपके पास अब नया पैसा नहीं है डालने को। आप यहाँ पे इस फॉल में कहीं भी डालते तो अच्छा होता आपके लिए, इस राइज में भी कहीं डालते तो अच्छा होता। कुछ नहीं किया, फिर भी आपको मोटा मोटी 2 साल बाद आपके सारे स्टॉक्स के भाव मिल गए। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर आप आज या कल मैं इन्वेस्ट करता हूं तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि 2 साल बाद जो मैं डालूंगा वही मुझे मिलेगा। ये कब हुआ था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। मैं एज्यूम करता हूं कि 23,000 ही निफ्टी का टॉप है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 23,000 ही निफ्टी का टॉप है, तो 2 साल बाद निफ्टी 23,000 ही होगी। यही आपका रिस्क है। इससे ज्यादा बड़ा रिस्क मुझे लगता नहीं है कि है, तो अगर आपके पास 2 साल का टाइम फ्रेम है। अब मैं चला जाता हूं कि जिसने 26,000 पे ये सोचा था कि मैं 26,000 पे लगा रहा हूं और मेरा 2 साल का टाइम फ्रेम है, तो 26,000 निफ्टी कब थी? सितंबर 2024 में। तो आप इस आराम से मान सकते हैं, अगर ये थियरी काम करती है तो, कि सितंबर अक्टूबर 2026 में निफ्टी वापस 26,000 होगी। ठीक है, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगी। मुझे लगता है ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी वापस 26,000 हो जाएगा, प्रोवाइडेड, एक ही कैवेट है कि क्रूड $200 जाए और टिका रह जाए और ये वॉर चलती रह जाए। तो फिर तो और भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ। तो सिर्फ आप मार्केट के लिए वरी नहीं करेंगे, फिर तो आप अपनी लाइफ के लिए वरी करेंगे। तो जस्ट मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम बताता हूँ। तो ये जब जितनी भी सारी ये सब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, तो मैं उस समय दुबई में ही था। तो आपको मैं बताऊं, इंडिया में ज्यादा पैनिक था, दुबई में कोई पैनिक नहीं था, जीरो पैनिक था। एक दो बिल्डिंग्स पे उन्होंने अटैक किया, ऑफ कोर्स वो लोग बेसिकली यूएस कॉन्सुलेट और ये वो जगहों पे अटैक कर रहे थे, बट वहां पे सब कुछ बड़ी स्मूथली चल रहा था और आज भी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कई बार क्या होता है कि हम लोग को बाहर से लगता है वो ये हो गया। देखना, मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार वो तो मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम लोग मिस कर गए। क्योंकि हाइंडसाइट में लगता, कोविड में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ऐसा था कि एक्चुअली में मैं और बाई कर सकता था, बट क्योंकि जब मैं आसपास देख रहा था तो सारे गेट बंद थे, सारा कुछ बंद था, तो मुझे लगा कि यार ये मार्केट ना और टाइम देगा लेने का, मौका देगा लेने का। बट मार्केट ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं तुम्हें जो 24 मार्च या 25 मार्च या 22 मार्च को जो मैंने तुम्हें बजाज फाइनेंस 1800 में लेने का मौका दिया, वही तुम्हारा आखिरी मौका था। उसके बाद तुमको 3,000 पे लेना पड़ेगा। और वो फिर वो नहीं लिया जाता, फिर वो नहीं लिया जाता। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कभी भी कोई पैनिक आए, आपको लगता है कि आप 2-3 साल के लिए ये पैसे की जरूरत नहीं है और आप बैठ सकते हो लेके, तो चांसेस है कि आप राइट साइड में हो गए एंड यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी।
तो ये निफ्टी का हो गया। मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक ही निफ्टी 26,000 हो जाएगी। अगर क्रूड $90 भी रहा तो, $85 रहा तो, $200 हुआ तो 22,000 रहेगी। ठीक है, तो आप 5% और हार सकते हो। ठीक है, ये आप, मैंने $200 का भी बोल दिया आपको केस कि 22,000 निफ्टी रहेगी अगर $200 सस्टेन हो गया तो, और वॉर नहीं रुका तो, और दुनिया खत्म भी होने की लगेगा कि दुनिया खत्म हो रही है कोविड जैसा, तो 22,000 के लेवल पे काफी बायर आ जाएंगे, जिनका व्यू, पेंशन फंड आ जाएंगे जिनका व्यू है कि 5 साल 10 साल भी वो खड़े रह सकते हैं। अब क्विकली बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात मैं करना चाहूंगा। 1 मिनट में देखूं इसमें, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, सो अब स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करते हैं, तो मोटा मोटी यहां पे भी आप देखेंगे तो 26 मंथ्स का रिटर्न 0 हो चुका है। सो 23 जनवरी 2024 को सेम भाव था, तो रिटर्न 0 हुआ है, और इस बीच में आपने देखा भी हो कि पीई भी काफी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और काफी मार्केट हल्का भी हो गया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी पोजीशनिंग काफी लाइट है। मेरे को कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा अगर हम वापस 18,000 इसी साल अक्टूबर के आसपास, दिवाली के आसपास इंडेक्स पे पहुंच जाए। तो अभी 15,000 का इंडेक्स है, 18,000, तो इंडेक्स ही 20-22% बढ़ सकता है, तो स्टॉक्स थोड़ा ज्यादा भी बढ़ सकते हैं। 15% भी बढ़ा तो आपको क्या है, आपको स्टॉक लेवल पे 20-25% मिल जाएगा। सेम माइक्रो कैप में मोटा मोटी आप देखेंगे तो 27 महीने का रिटर्न 0 है, 27 मंथ्स का रिटर्न 0 है। आराम से हम लोग इसी साल, पिछले साल जुलाई में हम लोग 24,800 के आसपास थे, जुलाई अगस्त में, तो 24,800 का मतलब यहां से ये हुआ, अगर 20,700 का इंडेक्स है तो मोटा मोटी 5,000 पॉइंट की रैली, सो रफली 25% का रिटर्न इंडेक्स में, और स्टॉक्स में 30-35% का रिटर्न आपको दिवाली तक शायद मिल सकता है अगर क्रूड 80-85 डॉलर आ गया तो आपको बेट करना है प्रोबेबिलिटी क्या है क्रूड की है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अब, तो आपने बोला कि सर आपने 2 सिनारियो दिए हैं, तो क्रूड के $200 होने की प्रोबेबिलिटी 2% है। कितनी? 2%। क्रूड की $85 होने की प्रोबेबिलिटी अगले 1 या 2 या 3 महीने में कितनी है? मोर देन 75%। तो एज ए ट्रेडर मेरा क्या काम है, एज ए इन्वेस्टर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल है कि जो प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा दिखती है, मैं नहीं, वो 2% हो गया तो ऑफकोर्स मैं लॉस करूंगा, लेकिन मैं 2% पे बेट नहीं कर सकता। 2% वाली प्रोबेबिलिटी पे मैं अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे जो लगता है कि मेरे क्लोजर है, तो मुझे लगता है कि ये $85 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इसके पीछे ये कि सर आप क्यों बोल रहे हो ज्यादा है, तो सिंपल है, मैं आपको बताऊं। क्रूड की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ये सप्लाई जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो सप्लाई चेन इशू है, सप्लाई का इशू नहीं है। सबके पास तेल पर्याप्त मात्रा में, वो सिर्फ तेल भेज नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई चेन का क्या है? ईरान कितना दिन इसको रोक पाएगा वो भी देखना है, क्योंकि ईरान की भी इकोनॉमी पूरी तरीके से ऑयल इकोनॉमी है, उनके पास और कुछ बहुत कुछ नहीं है, और उनके पास जो उनकी इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ है, उनको सर्वाइव करने के लिए पैसा लगेगा, तो वो भी आगे पीछे करके ट्रेड को तो नहीं रोकेंगे। ऑफ कोर्स अब लोग बोल सकते हैं कि नहीं नहीं सर, नहीं आप ईरान को नहीं समझते, ये वो, बिल्कुल ठीक बात है। देखो कभी भी क्या हो, देखो जैसे किसी का भी, देखो इंडिया में ही कोई बड़ा प्रोमिनेंट लीडर है, उसके उसके फादर को आप मार दो, जो प्रोमिनेंट लीडर है, और वो दो देखो उसमें दो है, एक तो वो वहां कंट्री का हेड था, सेकंड क्या था, वो उनका वो प्रीचर भी था, वो रिलीजियस फिगर था, आपने उसको मारा है। तो ईरान एकदम से कल को टेबल पे आके सुलह नहीं कर लेगा, वो भी बताएगा कि नहीं मैं अपने प्रीचर को की डेथ को ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं फाइट बैक करूंगा, और वो उनका राइट है। तो वो वही कोशिश कर रहा है, जितनी भी उसके पास रिसोर्सेज है, बताने की कोशिश कर रहा है कि हम झुक नहीं रहे हैं, हम अपने लीडर की हत्या का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी डेथ को ऐसे जाया नहीं जाने देंगे। वो पोजीशनिंग करनी पड़ती है एज ए इन्वेस्टर, ये आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, एकदम कल से आके अमेरिका के गले नहीं मिलने का। ठीक है, अब उसने बोला है ईरान ने कि जो सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल के शिप्स को हम नहीं जाने देंगे, बाकी सबको जाने देंगे, और वो जाने भी दे रहे, थोड़ा बहुत इंडिया का भी जाने दिया, मैंने सुना एक आध जापान का भी गया, जा रहा है। तो
अब धीरे धीरे वो उनको भी पता है कि यार ठीक है, अब जो हुआ हुआ, हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम अमेरिका और ये सब, और एक्चुअली क्या सारी कंट्री का तेल रोक दोगे आप तो सारी कंट्री आपके विरोध में हो जाएगी, और आपके सिटीजन हर कंट्री में है। दुबई में मुझे लगता है अगर यूएई में देखा जाए तो 7-8 लाख ईरानी होंगे, आई डोंट नो द नंबर्स। उनके सारे क्लब्स हाउसेस, उनके स्कूल्स वगैरह सब बंद कर दिए, उनके सिटीजन ऑलरेडी काफी तकलीफ में है। और इसमें ऐसा भी नहीं होता, इनमें से भी इनके नेताओं के भी बिजनेस खुद कहीं कहीं बाहर होते हैं जो अच्छी ठीक ठाक पोस्ट पे, तो उनको भी आगे पीछे करके मतलब दे हैव टू नेगोशिएट, दे हैव टू सी, अब स्टिल दे विल कीप द दैट हार्ड लाइनिंग स्टेटमेंट गोइंग, ताकि लगे लोगों को कि हाँ हम अपने मतलब जो हमारे जो बड़े नेता की डेथ हुई है उसका हम बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आप कब सोच पाते हो, आप मतलब इतना काम कब सोच पाते हो जब आप थोड़ा सा ना आराम से कम लीवरेज होते हो, या आपको आपने 2-3 साइकिल देखे होते हैं। 2008 में भी लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी, आप लोगों ने तो देखा ही नहीं हो, तो लग रहा था कि मतलब वर्ल्ड विल एंड, ठीक है। 2016 में जब चाइना ने अपना स्टॉक मार्केट बंद किया और एफआईएस को इंडिया में ही सिर्फ लगा कि यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है, लेना चाहिए, तो 9,000 वाली निफ्टी, आई थिंक उस समय ना मार्च में बजट आता था 2015 में, जब मोदी की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम आई थी बीजेपी की, तो 2015 में मार्च में बजट आया था, उस समय निफ्टी ने 9,091 का जो हाई बनाया, वो अगले एक साल में जनवरी फरवरी आते आते वो 2016 में निफ्टी 6,800 हो गई थी। तो निफ्टी तो 24-25% ही गिरी, बट स्टॉक 50-40-50% गिरा था। डीएलएफ जैसा स्टॉक आधा हो गया था, जैसे अभी डीएलएफ आई थिंक 900 वाला या 1000 वाला 540-550 हो ही गया ना ऊपर से, तो अभी तो निफ्टी 13% ही करेक्ट हुई है, राइट। तो होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20-25-30% के करेक्शन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप 60 ईयर्स तक अपना करियर देखते हो इन्वेस्टिंग में, तो ये 30 साल में आपको कम से कम 10-12 करेक्शन तो आपको ऐसे मिलेंगे। हर 2-2.5 साल में आपको ऐसा एक फेज आएगा जहां पे आपको लगेगा कि यार मैं ऊपर से 25% डाउन हूं, 30% डाउन हूं। ऐसा आपको 3 हो सकता है, 7 मिले, 6 मिले, कम मिले। जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगी तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस होगी, लेकिन वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी ये आप सोचना, या आपको लीनियर रिटर्न मिलेगा ये सोचना आपके लिए, आपको ऐसा मतलब गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। टू हैविंग सेड दिस, माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा अभी अट्रैक्टिव मुझे, मेरा अगर मेरे को पूछोगे, लो वॉलेटिलिटी के साथ अगर आपको पैसा बनाना है तो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा सोर्स हो सकता है। बैंक निफ्टी मतलब बैंकिंग की ईटीएफ वगैरह आप ले सकते हो, या बैंक इंडेक्स वगैरह में मतलब आप देख सकते हो, आप वो अपने रिस्क एलोकेशन के साथ, और निफ्टी 100 में भी ठीक ठाक है। अगर इफ यू कैन हैंडल द वॉलेटिलिटी एंड इफ यू हैव द एबिलिटी टू सी द ड्रॉ डाउन्स, और आपको कुछ नहीं होता, आपके पास एक स्टेबल जॉब है, आपके पास एक स्टेबल बिजनेस है, तो देन यू कैन एक्सप्लोर इन्वेस्टिंग वाया माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप, मिड कैप्स। और वहां पे आप स्टॉक्स खरीद के इंडिविजुअल या ईटीएफ में, तो माइक्रो कैप के नहीं है बट स्मॉल कैप और मिड कैप के तो ईटीएफ बहुत सारे हैं जहां पे आपको लो कॉस्ट बेसिस पे मिल जाएगा। या इंडिया में कई सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी हैं जो आपको अच्छा परफॉर्मेंस लाके देते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, तो उनके भी थ्रू आप देख सकते हो। या इंडिया में बहुत सारे अब इंडिपेंडेंट ट्विटर पे भी काफी अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो, वो लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप उनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो। So this is from my side. I think we are absolutely fine. मार्केट में प्रोबेबिलिटी है यहाँ से कि अगले 6-8-10 महीने में ही अच्छा पैसा बन जाएगा, 2-3 साल रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि अगर क्रूड 85 आ जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी मोर देन 75-80% है कि वो आ जाएगा। सेकेंड चीज मेरे को लग रहा है कि अगले साल के बजट में एफआईआईस को रिलीफ देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसके अलावा अदरवाइज ये आउटफ्लो रुकेगा नहीं। तो वो आउटफ्लो रोकने के लिए मतलब गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगी, गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी वो हटाना, और वो एफआईआईएस पे हटा के देंगे। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आप ऐसा क्यों, हम लोगों के लिए क्यों नहीं होगा या ये वो, तो देखो एफआईआईएस अगर ऐसे भी आपके मार्केट में आ गए वापस लगाने पैसा, तो आपकी पी जो है वो मान लो अभी आप 20 टाइम्स पर ट्रेड कर रहे हो, तो 22-23 टाइम पे वापस ट्रेड करने लगोगे, और कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह भी आपके यहाँ अच्छा हो जाएगा, 1-2 नई इंडस्ट्री चल पड़ेंगी, तो उसमें क्या होगा कि आपका पी एक्सपेंशन में ही पोर्टफोलियो 30-40% बढ़ गया, तो उसमें गवर्नमेंट को 2-3% आपने दे दिया, तो क्या ही फर्क पड़ता है 12.5% के हिसाब से, तो आप खुश रहो उसमें। आप जीरो तो वो करेंगे नहीं, वो हो सकता है
12.5 का आपका 10 कर दें, एफआईएस को 5 कर दें, 0 कर दें, आई डोंट नो, 10 भी करते हैं, 5 भी करते हैं एफआईएस के लिए तो अच्छा रहेगा, और ये होगा, ये मैं मतलब एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ, बिकॉज और देखो मैं एक बात बताऊं, देखो आप और मैं फ्लेक्सिबल होते हैं, किस सेंस में फ्लेक्सिबल होते हैं, अपने को लगता है गलती हो गई तो अपने को करेक्ट करना है, बट गवर्नमेंट को थोड़ा इंसल्टिंग भी तो लगता है ना कि 2 साल पहले ही तो बढ़ाया, अभी कैसे वापस ले लें, तो उस हिसाब से उनको थोड़ा सा ना, मतलब आप समझे, उनको थोड़ा रहता ही है ना कि नहीं नहीं हम ठीक है, हमने कोई गलत नहीं किया, तो वो उनको थोड़ा टर्न होने में, थोड़ा समझने में, थोड़ा वापस से बैक ट्रैक होके जाने में, वो एक इंडिविजुअल की इतना फ्लेक्सिबल कभी गवर्नमेंट नहीं हो सकती, राइट, तो हम लोग तुरंत से फ्लेक्सिबल होते हैं बिकॉज हम इंडिविजुअल यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो 10 जगह डिस्कशन होगा, 10 जगह फाइनल होगा, बहुत सारा डेटा जाएगा, और उसमें भी क्या होता है कि एक्चुअली में ऊपर में तो वो ब्रेन ड्रेन है, राइट, तो कोई हाई, मतलब आपको कोई ऐसा मार्केट का प्रैक्टिशनर फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं बैठा है कि जो मार्केट के हिसाब से कुछ पॉलिसी बना रहा है, ठीक है, वो ऑर्थोडॉक्स लोग जो 1980, 90, 95 में किताबें लिखी गई हैं उसके बेसिस पे वो पॉलिसीज बना रहे हैं, राइट, अपने स्कूल कॉलेजेस में भी देखो तो सब पुराने मॉडल्स पे ही पढ़ाई हो रही है, राइट, तो उनको ना चीज कितनी डायनेमिक है, क्योंकि मार्केट काफी डायनेमिक है ना। तो एक चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, तो जैसे इंडिया ना सब जगह यूएस से लगभग लगभग पीछे है, किसी किसी इंडस्ट्री में 5 साल पीछे, किसी में 10 साल पीछे, और किसी में 25 साल पीछे, वो एक ही इंडस्ट्री में पीछे नहीं इंडिया, एक ही इंडस्ट्री में इंडिया पीछे नहीं है यूएसए, वो है कैपिटल मार्केट, एकदम नेक टू नेक है, कुछ जगहों पे हम लोग यूएस से बेहतर है, जैसे कि शेयर जो क्लाइंटों के डीमैट में होते हैं, यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो मतलब हमारा सिस्टम कैपिटल मार्केट का, टचवुड विद गॉड ग्रेस, क्योंकि हमारे ना पार्टिसिपेंट बहुत अच्छे हैं, हमारे लोग ना मार्केट को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और काफी लोग मतलब जो राकेश जी थे या ये सब जो लोग भी थे, या ये जो मोतीलाल वगैरह वाले, इन लोगों की ना थोड़ी ठीक है, मतलब इन लोगों की इंटेंशन ओवरऑल खराब नहीं है मार्केट को लेकर, तो इन लोगों ने ना मार्केट में ऐसा एक सिस्टम के हिसाब से चले, बट लास्ट 2-3 साल में इनका ग्रिप गवर्नमेंट पे या उनको इन्फ्लुएंस करने पे काफी कम हो गया, आई डोंट नो क्या रीजन था, और उसकी वजह से आप ये देख रहे हो कि कोई भी आ रहा है, कुछ भी पॉलिसी बना रहा है, तो अपना मार्केट बहुत उस हिसाब से सेंसिटिव भी है, क्योंकि और एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आप एज ए पॉलिसी मेकर आप 40 की पी पे आके लोगों को बोलते हो ले लो, इंडिया इज साइनिंग, इन इंडिया इज साइनिंग, स्टॉक मार्केट विल गो अप आफ्टर द इलेक्शन, और 15-20 की पी जब आ जाती है तो आरबीआई टाइटनिंग में आ जाता है, एमटीएफ की बुक की बात होने लग जाती है, एएसएम जीएसएम की बात होने लग जाती है, फालतू के रूल रेगुलेशंस बनने लग जाते हैं, बहुत सारे टाइटनिंग नॉर्म्स आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब आई डोंट वांट टू से दिस बट आई डोंट नो, आई डोंट नो मींस व्हाट, तो हैविंग सेड ऑल दिस, आई थिंक वो लोग भी प्रेशर में है, काफी प्रेशर में है, एंड कुछ अच्छी पॉलिसीज आने की उम्मीद है, कुछ कैपिटल मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज आने की जरूरत है, आपके और मेरे लिए ना भी है, तो एफआईएस के लिए आएंगी, एफआईएस के लिए आएंगी तो क्या होगा, वो मार्केट ऑर्डर बायर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर बायर क्या करते हैं, पीई को एक्सपैंड करते हैं, पीई के एक्सपैंड होने से आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और थोड़ी बहुत ईपीएस एक्सपेंशन होगी, थोड़ी बहुत पी एक्सपेंशन होगी, थोड़ा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल पैसा आएगा इंडिया में, लॉन्ग टर्म पैसा कैपिटल आएगा इंडिया में, उसे आरएनडी पे खर्चा होगा, टेक्नोलॉजी पे खर्चा होगा, और ओवरऑल इंडिया का प्रोग्रेस होगा। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई एम extremely bullish for next 1 year. I don't know about 10, 15, 20 next days, anything can happen. We bought on 13th, we'll buy again on 27th. These are my 2 buying dates, I'm going with that, I'm not changing that. ये मैंने बाइंग डेट्स आपको 6 महीने या 3 महीने पहले दिया था, तब क्रूड का भाव $60 था, अभी $100 है, उसके बाद भी हम लोगों ने अपनी कन्विक्शन में कोई चेंज नहीं की है, वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट, एंड होपफुली शायद आप लोग प्रे करें कि हम लोग ठीक हों, क्योंकि हम लोग ठीक होंगे तो सबका भला होगा, और उम्मीद है कि हम लोग आगे पीछे करके 10-5 दिन में नहीं बोल सकता, बट आई थिंक हम लोग ठीक ही हैं, और हम लोग इस वैल्यूएशन पे खरीद रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा लॉस के चांसेस नहीं है। पैसा कैसे बनेगा, कितना जल्दी बनेगा, आई डोंट नो, बट देखो निफ्टी का जो मैंने आपको बोला फेयर वैल्यू, अक्टूबर 2026 में फेयर वैल्यू 26,000 है, या थोड़ा सा वहां पे भी अंडर वैल्यूड रहेगी, साल के एंड में तो 27,600 होनी चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा फेयरली वैल्यूड है या थोड़ा सा स्लाइटली ओवर वैल्यूड है।
27,600 by this year, and we should see if crude trades below $85. So all the best to all of you guys. Navneet, if you have any query, we can take it. या कैसे करना है आप बताओ. सर एक दो क्वेश्चंस हैं, ले सकते हैं. हाँ प्लीज बोलिए ना. एक ये है अवधूत देशमुख का है कि सर क्रूड सप्लाई का इशू नहीं है, सप्लाई चेन का है, तो क्रूड गिरना चाहिए स्टोरेज कॉस्ट के कारण, बट एशिया कुछ नहीं हो रहा है. बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. नहीं तो एकदम से नहीं होगा ना. देखो मार्केट भी तो डरा है ना, वॉर है, और 20% सप्लाई स्टेट ऑफ एसओएच से आता है. तो ऑफ कोर्स सऊदी ने अपना 6-7% ऑयल रेड सी से डाइवर्ट किया, बट टाइम लगेगा, बट गिर जाएगा. जरूरी नहीं है कि कल गिरे. और एक चीज और, मैं बोलता हूँ निफ्टी बढ़नी चाहिए, तो जरूरी थोड़ी कि कल बढ़े, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेगा. कोई जरूरी थोड़ी कि कल बढ़े या एक हफ्ते में बढ़े. अगर 26,000 होनी है तो हो सकता है कि जून तक ना बढ़े और जून से अक्टूबर तक में ही 4,000-3,000 पॉइंट बढ़ जाए. Who knows? आपको ब्रॉडर व्यू ठीक होना चाहिए. सेक्टोरल आई व्यू होप आई मांगते आंसर. हैं. यस सर. क्या सर डिफेंस सेक्टर पे क्या व्यू है? डिफेंस पे देखो, एक चीज तो क्लियर है ना कि अब सब कंट्री को अपना डिफेंस का कुछ ना कुछ बजट तो एलोकेट करना पड़ेगा. बट ऑफ कोर्स पॉजिटिव व्यू है, बट आपको ना वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं. किसी को जैसे अब 14-15 की पी पे हम लोग बात कर रहे हैं, 18 की पी बात कर रहे हैं. डिफेंस की कौन सी कंपनी, मुझे नहीं लगता कोई 18 की पी पे अवेलेबल है. सब 40 टाइम्स, 35 टाइम्स, 30 टाइम्स, 28 टाइम्स पे अवेलेबल है. साल भर में अच्छा खासा चल गए सारे. हाँ तो वहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ पैसा नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा. मोमेंटम है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट वो मेरा हंटिंग ग्राउंड नहीं है अभी. आई एम नॉट हंटिंग इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. और एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं बाहर में 15, 20, 25 की पी पे डिफेंस कंपनी ले सकता हूँ. तो इसलिए मैं, अगर मुझे लेना भी होगा तो आई विल फोकस ऑन दैट. अगर पर्सनली मेरे पास डिफेंस में एलोकेशन है तो बाहर है. इंडिया में मेरे पास डिफेंस के स्टॉक्स नहीं है अभी एज वी स्पीक. ओके सर. सर एक ये क्वेश्चन है जो सबका ही होगा कि व्हाट टू डू इफ ऑलरेडी 100% इन्वेस्टेड. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. और हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल फाइनेंस पे या screener.in पे, अपना पोर्टफोलियो इंपोर्ट करना है. ठीक है, और वो देखना है कि आपकी कौन से स्टॉक की पी 40, 50, 60, 70 है, और उसकी अगले एक साल में अर्निंग ग्रोथ कितनी आने वाली है, या 2 साल में कितनी आने वाली है. तो लेट्स से अगले साल 15% आने वाली है, और उसके अगले साल 20% आने वाली है, और 60 की पी है. तो 60 की पी 15% की अर्निंग ग्रोथ का मतलब अगले साल 50 की पी हो जाएगी या 51 की हो जाएगी. यही होगी ना नवनीत, करेक्ट ना? yes. और अगले साल 20% की हुई तो 50 वाली पी कितने की हो जाएगी, 40 की हो जाएगी. ठीक है, 35 की हो जाएगी लेट्स से. अब 35 टाइम 2 ईयर फॉरवर्ड पे आपका पोर्टफोलियो बैठा है, तो वो आपको देखना है. सेकंड चीज क्या है, जैसे हम लोग बात करें निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स 23 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और पता चला आपका पोर्टफोलियो का पी 50 टाइम पे है, तो चाहे इंडेक्स 23 टाइम पे है आपका पोर्टफोलियो, तो आप ऑलरेडी ओवर वैल्यूड पे बैठे हो. जैसे मैं आपको, इंडिया में बहुत कई बार लाफेबल चीजें हो जाती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, और कई बार हम लोग भी सेम गलती करते हैं. हम लोग को बोलते हैं मार्केट ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, और हमारा तो ओवर वैल्यूड कितने टाइम्स पे है, 25 टाइम्स पे हम क्या बोल रहे हैं, ओवर वैल्यूड है, और हमारे खुद का पोर्टफोलियो का पी 32 टाइम्स है. आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक चीज तो आप देखो कि अगर इंडेक्स ओवर वैल्यूड है तो क्या आप इंडेक्स से कम ओवर वैल्यूड हो, या आप इंडेक्स से अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या आप इंडेक्स से ज्यादा अंडर वैल्यूड हो. तो आपके लिए चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे. तो ये चीज करो, एक तो पहले आप एक एक कंपनी को जाके देखो, एक एक कंपनी को जाके देखो, और जहां पे लगता है कि नहीं यार 2 साल में भी अगर मैं 35 टाइम 1 ईयर 2 ईयर फॉरवर्ड के स्टॉक को लेके बैठा हूं, तो वहां पे आप कंसीडर करो स्विचिंग का, और देखो कि लाइक टू लाइक कोई सिमिलर इंडस्ट्री में अगर 15-18 टाइम पे कोई कंपनी 2 ईयर फॉरवर्ड पे मिल रही है तो वहां पे स्विच कर लो. तो उससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो का ओवर वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा. तो आप ओवर वैल्यूएशन क्यों खत्म कर रहे हो,
ताकि आप अगली बुल मार्केट में आप पार्टिसिपेट कर पाओ और आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छा गेन देख पाओ। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में, पहला जब 27 मार्च के बाद साइकिल टर्न होगा और मार्केट चलना चालू होगा, सब चलेगा, तो आपको लगेगा कि अरे मैंने 70 टाइम वाला बेच दिया और वही 30% चल गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स जब देखोगे ना, तो जो 15-18 टाइम वाला स्टॉक आपने लिया है वो शायद 2 बैगर हो जाए या 3 बैगर हो जाए, और वो जो आपने 70 टाइम वाला बेचा वो 40% पे ही रुक जाए। आप समझ पा रहे हो? थोड़ा सा टैक्टिकल है ये और थोड़ा सा टेक्निकल भी है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि कोई आएगा और मैं 70 टाइम में ले रहा हूं, वो 100 टाइम में मुझसे ले लेगा, 100 पी पे ले लेगा, मैं 70 पी पे लेके बैठा हूं, ये ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी को आपको ठीक करना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू करेक्ट इट। आपको देखना पड़ेगा अगर इंडेक्स 23 टाइम पे है तो आप कुछ ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ जो 20 टाइम पे हो या 18 टाइम पे हो, तब आप अपने आप को अच्छा मौका देते हो पैसा बनाने का। अब कोई कह सकता है कि क्वालिटी स्टॉक्स तो हमेशा हाई पी पे मिलेंगे, ऑफ कोर्स क्वालिटी स्टॉक्स हमेशा हाई पी पे मिलेंगे, बट ऐसा ना हो ना कि आप 4x पेग दे दो, यानी 20% की ग्रोथ है और 80 की पी दे रहे हो, आप 4 के पेग पे स्टॉक ले रहे हो और फिर आप मुझे बताते हो सर एक का पेग के नीचे लेना चाहिए और खुद 4 के पेग पे ले रहे हो, तो नहीं लो, वैसा मत करो। आप कोशिश करो कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक्स हो जो 2 के पेग से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 ईयर फॉरवर्ड 2 के पेग से नीचे होने चाहिए, कम से कम स्टॉक। मतलब चलो आपके पास 30 स्टॉक है, 50 स्टॉक है, 50 में 10 स्टॉक 2 से पेग के ऊपर वाले रख लो, लेकिन बाकी सब तो 2 के पेग के नीचे रखो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक हो जाएगी। स्विचिंग कर लो, अगर आप 100% इन्वेस्टेड हो तो भी स्विचिंग के लिए देखो, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म नहीं है। आपको लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, लॉस बुक करके सारे स्टॉक्स मोटा मोटी 20-30%, 40% डाउन है तो उस दूसरे वाले में स्विच कर लो। हाँ सर, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकुंज का क्वेश्चन है फार्मा सेक्टर पे कि ओलंपिक का क्या इम्पैक्ट होगा फार्मा पे। हाँ, GLP-1 को लेकर देखो काफी एक्साइटमेंट है, बट मुझे को लग रहा है ये थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस होगा। सेकंड क्या है ना, मैंने ट्वीट किया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया बिकॉज बहुत लोगों के पास पोजीशन होगी, बेचारे नर्वस हो जाएंगे। कई बार ना फार्मा में ना जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ फार्मा का हाई है, फार्मा में कई बार ना रिलेटिव स्ट्रेंथ सीजनल होता है। सीजनल का मतलब जैन फेब मार्च में फार्मा के स्टॉक्स ना रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हैं, और फिर हमें क्या चाहिए होता है, उसके साथ हमें GLP-1 की स्टोरी अटैच कर दी कि GLP-1 में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स 100% अपॉर्चुनिटी है, बट मार्जिन कितना है? जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग अगर थोड़े पुराने होंगे, थोड़ा 5 साल भी पुराने होंगे, तो याद है जो कंपनियां सैनिटाइजर बनाती थी उनके स्टॉक 100 पी पे पहुंच गए थे कोविड में। जैसे अगर मैं 2-3 कंपनियां तो बाद में भी लिस्ट हुई, अभी उनका स्टॉक ऊपर से 50, 60, 70% भी करेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि सैनिटाइजर और ओलंपिक सेम है, मैं अगर बहुत सारे लोग अगर सेम काम करने लगे ना तो उसमें मार्जिन खत्म हो जाता है। माय प्रॉब्लम इज दिस, इज ए गेम चेंजर मेडिसिन, मतलब GLP-1 इज ए लाइक ए गेम चेंजर, मतलब इट विल चेंज द वर्ल्ड। बट एक चीज बताओ, अगर ओवरवेट लोग कम हो गए, डायबिटीज खत्म हो गया, तो बाकी जो फार्मा के टैबलेट्स हैं उनकी कंजम्पशन तो कम हो जाएगी ना। आप इसको भी तो सोचो। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर इसने बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो बाकी जो मेडिसिन लाइन ऑफ मेडिसिन हैं उनकी कंजम्पशन तो कम हो जाएगी। So then what will happen to their margin profile of from the other segments? I don't know. मतलब मैं ये नहीं करूँगा कम ही हो जाएंगी, आई एम नॉट श्योर, बट प्रोबेबिलिटी है कि बाकी हेल्थ इश्यूज शायद लोगों के कम हो जाए। ओके, सो अगेन वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। ओपन आई के साथ देखना है, पॉजिटिव रहना है। मैं फार्मा पे नेगेटिव नहीं हूं, पॉजिटिव हूं, बट लेकिन मैं थोड़ा सा ना, मतलब इतने जब लोग बुलिश हो जाते हैं ना तो मेरे को थोड़ा सा, मतलब मैं थोड़ा हल्का, मतलब थोड़ा ओपन और देखता हूं, ध्यान से देखता हूं। हैविंग सेड दिस, हमारा फार्मा में ठीक ठाक एक्सपोजर है, वी आर एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, बट हम हर स्टॉक को चेस करके नहीं खरीद रहे। सर लास्ट क्वेश्चन है सर, सर, लास्ट क्वेश्चन दो
संचित जिंदल का कि Okay, please. आपने 13 और 27 मार्च की डेट कैसे चूज की, इनको एजुकेशनल पर्पस के वो लिए जानना वो है। नहीं, वो आप 1,000 करोड़ रुपए भी दोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं उनको भी नहीं बताया मैंने, वो मेरे मतलब भाई क्या, वो मेरे सब कुछ ही हैं। तो ये जो बच्चा कॉल में है ये मेरा सब कुछ ही है, आनंद मेरा सब कुछ है। ये लोग मेरे, उनको जब नहीं बताया तो आपको भी नहीं बताऊंगा, बिकॉज कुछ चीजें मैं अपने लिए रखता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा, आप मुझे 1,000 करोड़ भी देंगे तो भी नहीं बताऊंगा। जो मेरे हेज फंड क्लाइंट्स हैं उनको भी मैंने नहीं बताया, बस मैं डेट बताता हूँ, ठीक है। ओके सर। दिस इज माई आंसर। हाँ, बाकी मैं सब कुछ बता दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज इसके पीछे सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ और भी है, बट वो मैं नहीं बता सकता, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस एंड होप फॉर द बेस्ट। कुछ भी नहीं होगा, मैं और मेरी टीम आप लोगों को हर मुश्किल, जब भी तकलीफ आएगी हम लोग गाइड करेंगे। हमारी कोई ऐसा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके प्रति, बट हम लोग एक फैमिली के पार्ट हैं, आप लोग हमारी फैमिली के पार्ट हो। आप लोग हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, इज्जत देते हो, सुनते हो, और हम लोग भी आप लोगों को पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत देते हैं, सुनते हैं। तो उसके हिसाब से एज ए मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड हमें अगर कुछ पता है और लगता है कि हम लोग आपको बचा सकते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं आपको बचाने की। और वो उसी उसी कड़ी में ये एक अटेम्प्ट है कि मार्केट खराब है तो हम लोग आके आपको बताएं। रोज रोज नहीं बताएंगे, बट जब मार्केट जब खराब होगी तो पक्का ही कोशिश करेंगे आके आपको हेल्प करने की। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर। वी कैन ओके सर, डिस्कनेक्ट थैंक यू, नाउ। गुड नाइट। यस सर। बाय, गुड नाइट।